देवतली भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 410। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री केसी कौशिक साहब, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। और आज आपका जो विषय है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें टॉपिक रखा है कि आम व्यक्ति की निगाह से कैसे जाए, इससे जुड़ी समस्या निराकरण। कौशिक साहब ने इससे पूर्व में भी अपना बसियत में लिया था और उसमें कई पार्ट लिए थे, बड़ी बारीकी से सब समझाया था। और आज ये इस कंज्यूमर कोर्ट में भी आप जो है कई भाग लेंगे। कौशिक, मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ बिंदु जो मेरे पास आए हैं लोगों के, मैं कहें तो शेयर कर दूं आपको जी। कुछ लोगों ने ये जानना चाहा है कि जैसे इसमें जो हाँ बिल्कुल, क्या बताइए। जैसे कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, एग्रीव्ड है, वो कंज्यूमर कोर्ट में हाँ से न्याय कितनी अवधि मिल हाँ सकता है, मतलब उसको न्याय कितनी अवधि मिल सकता है ना। एक क्वेश्चन ये है हमारे ठीक पास। है। एक क्वेश्चन और आया, किसी ने भेजा है हमको। वो ठीक कहते हैं है। कि क्या जो पीड़ित व्यक्ति है, हम्म, उपभोक्ता है, उसको वकील को हम्म, करने की आवश्यकता हम्म, है या वह स्वयं भी हम्म, कर सकता है? क्योंकि यदि वह छोटे अमाउंट का होगा तो वकील की फीस ही काफी हो जाएगी। जी। एक सज्जन और हैं मेरठ से, उन्होंने कहा है यदि वह स्वयं ही अपने मामले की पैरवी करता है तो हम्म, क्या उसको कौन कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिनका कि उसको ध्यान रखना चाहिए। जी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा कि जैसे बिल है या कोई वारंटी कार्ड है, इत्यादि इसमें रखा जाए, मतलब ना। जी। एक व्यक्ति हैं कलकत्ता से, उन्होंने पूछा है हमसे कि जो हमने फाइल कर दिया, तो जो अपोजिट पार्टी है, जिसको डब्ल्यू एस बोलते हैं, अपोजिट पार्टी, हम्म, क्या उसके अंदर हम्म, कोई समय सीमा है या कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है जिसमें कि उन्होंने समय सीमा के अंदर इसको फाइल ही करना पड़ेगा। जी। एक व्यक्ति हैं बरेली से, वो कहते हैं कि इसमें क्या कोई कोर्ट फीस भी है इसके अंदर क्या। जी। एक और सज्जन ने लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन किया है कि हम्म, इसमें कितने विक्टिम को, कितने दिन में पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सकता है, या इसमें कोई लिमिटेशन है या उस टाइप से है, मतलब। जी। जी। इन इन थोड़े थोड़े विंडो पर आए हैं। ठीक है साहब। मेरा मेरा और भी सवाल है, सब यही है पहले। एक दो तीन सवाल और भी आए हैं, अगर आप कहें तो बता देता हूँ। हाँ, सारे एक बता सज्जन, दीजिए, पहले सवाल, चलिए। पहले हाँ सवाल ही डील कर लेंगे ना सर। हाँ, एक सज्जन है और हैं आपके मुरादाबाद से हैं। वो कह रहे हैं हम्म। कि क्या पीड़ित उपभोक्ता का मुकदमा डालने से पूर्व उसको कोई सर्विस प्रोवाइडर कोई नोटिस वोटिस देना जरूरी है क्या, जी। या डायरेक्ट वो फाइल कर सकता है। जी। एक मेरे मन में विचार आया कि जैसे कि क्या इसकी स्टेज है, जैसे कि फर्स्ट अपील में वो डिस्ट्रिक्ट में फाइल करेगा, फिर सेकंड में क्या है, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, या फिर इस पर नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, या कोई जी। इसमें लिमिटेशन, कोई अमाउंट डिसाइड है कि जैसे 1 करोड़ का हम डायरेक्ट जा सकते हैं या डायरेक्ट स्टेट में जा सकते हैं। और जी। एक लास्ट में एक और सवाल है, टाइम लिमिट हो गया, ये हो गया। यही मोटे मोटे क्वेश्चन आए थे। और इसमें जैसे जो कंज्यूमर कोर्ट में होते हैं तो उसमें मेरे ख्याल से जजेस आते हैं या कैसे आते हैं, या रिटायर्ड जज आते हैं इसके अंदर, या मेंबर्स बनते हैं इसके, किस तरीके से इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यही कुछ जी। जी। बिंदु लोगों ने पहले मुझे भेजे हैं सर। जी। और मैं जी। आपसे निवेदन करता हूँ कि अपना उत्तर जारी करें। आदरणीय कौशिक साहब। धन्यवाद। मेरी मेरी पहले इससे पहले कि मैं अपने अपने जो है ना अपने अपने विचार रखूं, पहले मैं जो जो हमारे साथियों ने अपने सवाल रेज किए, पहले मैं सवालों को डील करना पसंद करूंगा, जिससे जो लोगों की कॉमन समस्याएं, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, उसका समाधान नहीं ढूंढेंगे, तब तक बाकी चीजें नहीं हो सकती। पहली बात तो हमको ये समझने की जरूरत है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 था, उसको 2019 में भारत सरकार ने रिपील कर दिया था। अब अब आपके अगस्त 2019 के बाद नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है। जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसमें काफी स्ट्रिंग जो है ना प्रोविजंस गवर्नमेंट ने रखे हैं। जैसे पहला लोगों ने कहा कि साहब इसकी समय सीमा क्या है, ये सबसे अहम मुद्दा है। इसमें इसमें प्रावधान है कि जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, उसके विद इन 90 डेज इसका फैसला होना चाहिए। ये उसमें प्रोविजन दिया हुआ है। उसमें ये बात आई है कि आपको जब आप कंप्लेंट दाखिल करते हैं, तो कंप्लेंट दाखिल करने वाले को जो जो दूसरी साइड है, उसको उसको जो कंज्यूमर कोर्ट है, आपको जिला मान लीजिए, स्टेट मान लीजिए, नेशनल कंज्यूमर मान लीजिए, ये सब जो है ना किसी भी मोड से वो नोटिस दे सकते हैं। नोटिस वो जो है ना रजिस्टर्ड पोस्ट जा सकता है, नोटिस स्पीड पोस्ट से जा सकता है, नोटिस अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वो अलाउ कर दिया है उन्होंने, किसी भी मोड से जा सकता है। और जो रेस्पोंडेंट है, उसको अपना 30 माह का समय मैक्सिमम है।
कि उसको हर सूरत में अपना 30 माह में अपना जवाब देना ही पड़ेगा। यदि वो 30 माह में समय जवाब नहीं देता है तो नॉर्मली जो लॉ कहता है उसमें उसको आगे कोई समय सीमा नहीं दी जाएगी कि इसको एक्सटेंड किया जाए। पॉइंट नंबर 1। और इसी से रिलेटेड है कि जो कानून है वो कहता है कि हालांकि उसमें प्रिफरेबली वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन ये अपेक्षा की जाती है, चाहे वो जिला कंज्यूमर फोरम हो, चाहे वो स्टेट कंज्यूमर फोरम हो, चाहे वो नेशनल कंज्यूमर फोरम हो, उनको 90 दिन में अपना कंप्लेंट के 90 दिन में उनको अपना फैसला कर देना चाहिए। ऐसा लॉ में प्रावधान है। और दूसरी बात यह है कि यदि कोई एडजॉर्नमेंट मांगता है तो नॉर्मली एडजॉर्नमेंट नहीं देना चाहिए। एडजॉर्नमेंट आप यदि क्या नाम है कोई भी अथॉरिटी है उसमें आपको समय एडजॉर्नमेंट देती है तो उसको बाकायदा उनको जस्टिफिकेशन देना होता है कि आखिर हम इस मैटर में आज सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों एडजॉर्नमेंट दे रहे हैं। तो इससे अब जो पहला वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है 2019 के बाद ये सब चीजें जो भ्रांतियां हैं वो काफी कम हो गई हैं। दूसरा एक साथी का सवाल था कि हमको कंज्यूमर कोर्ट में स्वयं जाना चाहिए या वकील के द्वारा जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, यदि संभव हो तो आप लिखत पर विश्वास करते हो, आपको हिंदी आती हो, अंग्रेजी आती हो, आपको लैंग्वेज आती हो, तो आप कंप्लेंट का एक परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा में आप अपनी कंप्लेंट लग सकते हैं। उसके साथ एक आपको एफिडेविट लगाना होता है। लॉ में कहीं प्रोविजन नहीं है कि वकील होना जरूरी है। आप अपने जो है ना अपनी कंप्लेंट खुद बना के और उसको विद एफिडेविट से सपोर्ट करा के आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में या स्टेट कंज्यूमर फोरम में या नेशनल कंज्यूमर फोरम में खुद उसको डाल सकते हैं। तीसरा सवाल जो आपने बताया था वो समय सीमा का बताया था, तो समय सीमा का मैं पहले भी बता चुका, मैं दोबारा बताता हूं कि जो समय सीमा है जवाब दाखिल करने की वो 30 दिन निश्चित की गई है। और जो कंज्यूमर कंप्लेंट है उसका न्याय ये मान के चलती है, सरकार ने ये कहती है कि उसका फैसला 90 दिन में होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कोर्ट फी, इसमें कोई कोर्ट फी नहीं लगती है। ये नॉर्मल आपकी कंप्लेंट होती है, आप उसको हाथ से भी लेकर जाए, लेकिन हाथ से लोग अवॉइड इसलिए करते हैं कि कम से कम ऐसा लिखें कि दूसरा आदमी व्यक्ति पढ़ सके। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उसको टाइप करा के नीटली क्लीनली आप टाइप करा के उसको दाखिल करें। और जो एविडेंस होती है वो एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट होती है। इसलिए उसमें जो है ना जो सिविल कोर्ट का है या क्रिमिनल कोर्ट का है उस तरह से वहां पर नहीं है। ये बेसिकली समरी प्रोसीडिंग्स है। तो समरी प्रोसीडिंग्स का ये कायदा होता है कि जो भी आपकी एविडेंस है बोथ साइड वो बाय वे ऑफ एफिडेविट ली जाती है। उस एफिडेविट के बेस पर, कंप्लेंट के बेस पर, जवाब के बेस पे कोर्ट निर्णय जो कंज्यूमर कोर्ट से कंज्यूमर फोरम है वो उस पर अपना फैसला सुनाती है। और यदि किसी मैटर में, इसमें एक चीज और भी आ गई है कि आप जब कंप्लेंट दाखिल करते हैं तो एक मीडिएशन का भी प्रोविजन आ गया है उसमें। ये पहले एक्ट में नहीं था, जो 1986 का जो एक्ट था उसमें मीडिएशन का प्रोविजन नहीं था। इसमें इन्होंने जो है ना सरकार ने ये डाल दिया है कि आप जब कंप्लेंट आती है तो आप मीडिएशन के थ्रू भी उसको कोशिश कर सकते हैं। यदि मीडिएशन के थ्रू नहीं हो पाता है तो उस केस में आप उसको जो है ना उसको पार्टी को नोटिस देके और आप एविडेंस दोनों पार्टीज का बाय वे ऑफ एफिडेविट लेके उस पे आप सुनवाई की जरूरत सुनवाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप अपना फैसला देते हैं। ये बात है। अब इसमें ये बात आई है कि पहले जो था, पहले ये गुड्स था, अब ये गुड्स और सर्विस दोनों पे अप्लाई होता है। पहला जो एक्ट था, पहले में जो कमी थी, पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, गुड्स डिफेक्टिव है। अब उन्होंने क्या किया, इसमें दोनों प्रोविजन किए। उन्होंने कहा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वर्ड यूज किया है इसमें। जगह जगह उन्होंने कहा कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है ना उसको समाप्त करना है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपको गुड्स पे भी अप्लाई होता है और जो आप सर्विसेज लेते हैं किसी पार्टीज की तो उस पर भी अप्लाई होता है। मीनिंग देयर बाय कि जो 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये गुड्स से रिलेटेड है और सर्विस से रिलेटेड है, जो हम डिफरेंट तरह की सर्विस अवेल करते हैं। इसमें अब ये बात आई कि साहब जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जो है वो आपको कितने वो उसका जो निर्णय है
उसकी अपील कितने दिन में हो सकती है। उसकी अपील का उन्होंने प्रावधान ये किया है कि आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जो है उसके निर्णय के खिलाफ 45 दिन में आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में अपनी अपील दाखिल कर सकते हैं। और जो स्टेट कंज्यूमर फोरम का जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट आप 30 दिन में नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, नेशनल कंज्यूमर में जो फोरम है वहां आप अपील दाखिल कर सकते हैं। और जो नेशनल कंज्यूमर का जो निर्णय है उसके अगेंस्ट यदि आप एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना चाहते हैं, अपील फाइल करना चाहते हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि जो आप पे आपके अगेंस्ट जो पैसा निर्धारित किया है स्टेट कंज्यूमर फोरम ने या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने, उसका आपको 50% जमा करना होगा। यदि आप 50% जमा नहीं करते हैं तो आपकी अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। उसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि जब तक आप उसका 50% जमा नहीं करेंगे, चाहे वो कंपनसेशन है, चाहे वो कॉस्ट है, चाहे वो इस बात का है कि साहब आपने डिफेक्टिव गुड्स दिया था तो उस गुड्स को आप वापस रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ये कि जब आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम भी हुआ है, स्टेट कंज्यूमर फोरम भी या नेशनल कंज्यूमर फोरम भी हो चले गए, जब नेशनल कंज्यूमर फोरम है तो उस नेशनल कंज्यूमर फोरम के अगेंस्ट यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको ये बेसिकली उस पे है, सर्विस प्रोवाइडर पे है, मैन्युफैक्चरर पे है, ट्रेडर्स पे है। यदि उसको अपील करना चाहते हैं तो उनका उसको 50% कॉस्ट जमा करनी होती है। ये कुछ भी बना ये बेसिक बात है। जो सवाल हैं, पहले हम लोगों ने इसीलिए सवाल को कोशिश किया है कि सारे सवाल ले लें, और अभी भी किसी साथी का कोई सवाल है तो हम लोग कोशिश करेंगे उनके सवाल ज्यादा सुने, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो बेसिक उद्देश्य है, जो एक आम नागरिक है उसको जो उसके अगेंस्ट जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लोग यूज करते हैं, उसमें आपका इंडस्ट्रीज भी है, उसमें आपका ट्रेडर भी है, उसमें आपका सर्विस प्रोवाइडर भी है। ये तीनों में से कोई भी किसी तरह का व्यक्ति जो है, यदि उसके किसी भी कृत्य से अनफेयर प्रैक्टिस होती है तो जो इफेक्टेड पार्टी है वो इफेक्टेड पार्टी को रिलीफ देने के लिए जाया जा सके। अब ये बात आई कि साहब किस केस में हम डायरेक्ट जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते हैं। नॉर्मली जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाना होता है। और डिस्ट्रिक्ट, अभी एक सवाल आया था, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जज के जो प्रेसिडेंट होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो कैसे अपॉइंट होते हैं, उसको मैं बताना चाहूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का जो प्रेसिडेंट होता है वो बेसिक नॉर्मली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड होता है, वो उसका प्रेसिडेंट होता है। उसके अलावा मिनिमम 2 मेंबर होना जरूरी है। वो आपके सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, वो आपके डिफरेंट तरह के लोग हो सकते हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट करती है। जिसको सोशल वर्क का एक्सपीरियंस है उनमें से ही मेंबर बना देते हैं, वो पब्लिक लाइफ का तजुर्बा है उनमें से बना देते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो आपका रिटायर्ड एडिशनल जिससे जो हुआ या डिस्ट्रिक्ट रैंक का होगा, इससे कम को वो नहीं करते हैं। सेम प्रावधान है कि जो स्टेट कंज्यूमर फोरम है उसका प्रेसिडेंट जो होता है वो भी आपका रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होता है। और बाकी मेंबर जो है ना वो सोशल वर्कर हो सकते हैं, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकते हैं, रिटायर्ड आईएएस हो सकता है, रिटायर्ड पीसीएस हो सकता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो वही होगा जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हो। ऐसे ही नेशनल कंज्यूमर फोरम का है। नेशनल कंज्यूमर फोरम में भी जो प्रेसिडेंट होता है, जो चेयरमैन होता है, वो भी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होता है, इससे कम लेवल का नहीं हो सकता। बाकी जो उसके 4 मेंबर होते हैं वो आईएएस भी हो सकते हैं, वो जुडिशियल मेंबर भी हो सकते हैं, वो पीसीएस भी हो सकते हैं, वो किसी और पार्ट ऑफ लाइफ के भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी क्या नाम है आपका, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, चाहे वो स्टेट कंज्यूमर फोरम है, चाहे वो नेशनल कंज्यूमर फोरम है, उसका जो प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा, या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होगा, या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा। अब इसमें एक इशू आता है कि यदि किसी वजह से जो पोस्ट है
वो प्रेसिडेंट की या चेयरमैन की खाली है, तो उसको जो खाली है उस टाइम क्या होगा। उसमें लॉ में प्रावधान ये है कि उस जो भी सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर होगा, वो जब तक प्रेसिडेंट या चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता है तब तक वो प्रेसिडेंट का काम कर सकता है, लेकिन उसको जुडिशियल मेंबर होना जरूरी है। यदि कोई आईएएस मेंबर है, कोई पीसीएस मेंबर है या किसी और सर्विसेज का मेंबर है, तो वो प्रेसिडेंट की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट की पावर एक्सरसाइज करने का जो जो लॉ में प्रावधान दिया गया है, वो दिया गया है सिर्फ दिया गया है आइदर द प्रेसिडेंट शुड बी देयर। यदि प्रेसिडेंट नहीं है तो जो जुडिशियल मेंबर्स हैं, सीनियर मोस्ट जुडिशियल है मेंबर है, वो प्रेसिडेंट का कार्य संभालता है। कोई और सवाल हो तो पहले हम सवाल ही डिस्कस कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। नहीं, बस इतने ही सवाल थे, फिर अभी देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे उसको। ठीक है सर। मेरे ख्याल से सवाल तो आपके सारे कवर हुए, को बच गया है आपका। नहीं, सभी कवर हो गए ऑलमोस्ट, बस ये था। हाँ। जी। पर इसमें एक चीज और भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे कि वो जो उसको तो मिलेगी, इसमें जो मानसिक पीड़ा होती है, क्या वो भी इसमें अलग से फाइल कर सकते हैं? कंपनसेशन, उसका मानसिक पीड़ा कंपनसेशन भी उसमें अलाउ है। चलो। और इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, आजकल जैसे आपको पता होगा कि रियल एस्टेट का इन्होंने अलग सा रेरा बना दिया है। आपका जैसे ये आपका ये जो है ना, जो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड डिस्प्यूट होता है उसके लिए उन्होंने स्पेसिफाइड रेरा बना दिया है। अब ये क्लियरिफिकेशन आ गया है जुडिशियल ऑर्डर से, जुडिशियल जजमेंट से, कि यदि आपने रेरा में फाइल कर रखा है तो आपका कंज्यूमर फोरम में भी आप फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेरा फाइल करते कंज्यूमर फोरम में आपका फाइल नहीं हो सकता है, तो पैरेलल प्रोसीडिंग चल सकती है। तो ये भी चीज एक बार क्लियर हो नहीं, गई। तो आपके सवाल से एक सवाल और निकल कर आया, मैं पूछ लूं आपसे कि जैसे अगर मैंने जी जी। कंज्यूमर कोर्ट में गया तो क्या जो बैंकिंग ऑब्जस्टमेंट होती है तो क्या वहां भी सकते हो साइमल्टेनियसली में? अगर कोई भी ऐसे दोनों जगह हाँ साइमल्टेनियसली आप चला सकते हैं, मतलब बैंकिंग ऑब्जस्टमेंट नहीं उसमें सकता? रेस्ट्रिक्शन, हाँ उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। असल में ये कंफ्यूजन हो रहा था कि जब आपने रेरा में कर दिया, एक्चुअली क्या होता है, इसको आप इस तरह दूसरे तरह से देखिए। जो जो विक्टिम होता है वो एक इंडिविजुअल होता है नॉर्मली। इंडिविजुअल के रिसोर्सेज उतने नहीं हो सकते, जैसे आपके हमारे साथी ने एक सवाल भी पूछा था कि साहब इसमें हम वकील रखें, हम खुद कर सकते हैं। जब हम इसी स्टेज पे हम वकील रखने में भी हमको दिक्कत हुई, हम वकील की फीस नहीं देने की स्थिति में होते हैं, या कोई भी रीजन हो सकता है, और जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो तो इन सबकी सुविधाएं ले ही सकता है ना, उसको तो मनी इज नॉट मटेरियल फॉर देम। तो ऐसे केस में ये हमेशा इस तरह की भ्रांति आती चले आए हैं, साहब इन्होंने तो रेरा में कर दिया, हम कंज्यूमर फोरम में मत सुनिए, या कंज्यूमर फोरम में कर दिया तो रेरा में मत सुनिए। तो इस पे क्लियरिफिकेशन हो चुका है, जुडिशियल जजमेंट आ चुके हैं कि दोनों प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली चल सकती हैं। ये बड़ा क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें आता है कि कंप्लेंट जो है, कंप्लेंट कौन कौन कर सकता है। जो आम पब्लिक की तो ये ना, कंप्लेंट कौन कौन कर सकता है। एक तो जो एग्रीव पार्टी है, जो विक्टिम है, वो कर सकता है, जिसको आप कंज्यूमर कह लीजिए, विक्टिम कह लीजिए, परचेजर कह लीजिए, जिसने सर्विस अवेल की थी वो कह लीजिए, वो खुद कर सकता है। दूसरा, इसमें एक प्रोविजन आ गया है, जो डेफिनेशन है कि यदि कोई कंज्यूमर की वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह की कंप्लेंट कर सकती है। तीसरा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये कि बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं उनके अगेंस्ट इस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी जा सकती हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, राइज होता है, यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है और उसने वो प्रॉपर्टी परचेज की, उसने वो गुड्स परचेज किया, उसने वो सर्विस अवेल की, तो ऐसे केस में क्या होगा। उसमें ये डेफिनेशन है, ये प्रावधान है कि उसका लीगल हेयर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। एक इसमें इशू अराइज होता है कि मान लीजिए आपने कोई टॉय खरीदा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई आपने ऐसी चीज खरीदी जो एक माइनर के मतलब की थी, वो माइनर जो है, उस माइनर के बिहाफ पे भी कोई उसका लीगल गार्जियन जो है, उसके पेरेंट्स जो हैं, वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं इन द केस ऑफ माइनर।
अब आती है कंप्लेंट। एक्चुअली कंप्लेंट का मतलब क्या है? कंप्लेंट का जो मतलब है वो बेसिकली है आपका अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। आपने दबाव में आके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको ये गाड़ी दे रहा हूँ, गाड़ी गाड़ी आपको सेल कर रहा हूँ, इस गाड़ी में आपको यदि कहना मेरे शोरूम से बाहर ले जाना है तो आपने डॉक्यूमेंट साइन करा लिए। ऐसी बहुत बहुत दिक्कत आती है। आपने एसी लिया, एसी में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई, तो उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह के अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे कंप्लेंट में आते हैं। इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी आती है। आपने कार्टेल बना लिया कि साहब जितने जो है ना, जितने भी एसी एसी मैन्युफैक्चर हैं वो उन्होंने बता दिया कि हम तो इस तरह से बेचेंगे। या सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे आपका केबल वाला हो गया, आपका कोई और तरह की सर्विस, उन्होंने कार्टेल बना लिया कि हमसे लेना तो लो, हमने इससे कम में नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो वो भी आपका अनफेयर ट्रैक्टर प्रैक्टिस में आता है, वो भी उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये ऐसा इशू है कि सर्विस प्रोवाइडर, मैंने आपको कहा था ना कि अब जो है ना गुड्स और सर्विस दोनों पर लागू होता है। पहले खाली गुड्स पे होता था, इसमें जो 2019 का एक्ट है उसमें गुड्स और सर्विस दोनों आता है। इसमें नॉर्मल होता है गुड्स यदि डिफेक्टिव है उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपकी सर्विस जो आपने हायर की है या हायर करने जाने या अवेल की है या एग्री की है, यदि उसमें कोई डेफिशिएंसी है सर्विस में तो उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। यदि आपसे एक्सिस प्राइस चार्ज किया गया है, मान लीजिए प्राइस उसका एक्चुअल 100 रुपए और आपसे उसने कहा हमको 110 रुपए दीजिए, तो वो एक्सिस प्राइस में आता है। या वो एमआरपी से ज्यादा लेता है आपसे, वो आता है। या कुछ कुछ जगह वो लिखा होता है कि जैसे साहब ये दवाई जो है ये यूपी में तो 24 रुपए की है और दिल्ली में 32 रुपए की है। यदि यदि वो 32 रुपए जो दिल्ली में है वो भी यूपी वाले से भी चार्ज करता है तो वो भी आपका आपका एक्सिस प्राइस में आता है। डिस्प्ले प्राइस की जो प्राइस डिस्प्ले है, यदि इससे उससे वो ज्यादा चार्ज करता है तो उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसा होता है आपको हजार्डस गुड्स परचेज सेल कर दिए, हजार्डस गुड्स का आपको पता है नहीं, और हजार्डस गुड्स आपको परचेज के जो जो ह्यूमन लाइफ के लिए गड़बड़ है तो उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसमें स्पेशल प्रोविजन है, जो हजार्डस गुड्स होते हैं उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है ट्रेड जो ट्रेडर्स हैं नॉलेज उनको है कि ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है, फिर भी आपको बिना सब बातें करते बताए हुए वो गुड्स परचेज करते तो उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और जो लायबिलिटी है, क्लेम जो है आप सर्विस का भी कर सकते हैं, गुड्स का भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो मेंटल अगोनी हुई है उसका भी आप अलग से रिलीफ मांग सकते हैं, उसका भी आप रिलीफ मांग सकते हैं। जैसे अभी एक साथी की कंप्लेंट आई थी कि साहब खाली हम अपना जो है ना जो हमारा गुड्स की वैल्यू हम वो मांगे या सर्विस प्रोवाइडर में जो हमारा नुकसान उसको मांगे या मेंटल हेरेसमेंट का भी हम मांगे, तो आप मेंटल हेरेस का भी कंपनसेशन आप मांग सकते हैं। अब आते हैं इसमें कंज्यूमर कौन हो सकता है। पहला तो कंज्यूमर जो विक्टिम है वही हो सकता है, एनी पर्सन। कंज्यूमर में तो मैं भी आ गया, आप भी आ गए, एक आम पब्लिक आ गई, वो आ गया। बाय द गुड्स ऑफ कंसिडरेशन, जो गुड्स आपने है उसमें आपने अंडर कंसिडरेशन परचेज किया हो, उसके आपने प्राइस या तो तय किया हो या आप एग्री कर रहे हो पे करने के लिए। उसमें ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने इंस्टॉलमेंट पे, मान लीजिए आपने कोई फ्रिज जो है इंस्टॉलमेंट में परचेज किया है और आपने कहा कि आज हम उनको, फ्रिज है आपका 1 लाख रुपए का, आज आपने 20,000 दे दिए और बाकी जो है ना 80,000 आप इंस्टॉलमेंट पर दे रहे हैं 1 साल के लिए। या आप जो है ना उसको कोई भी डेफर पेमेंट आप करते हैं तो आप डेफर्ड पेमेंट के लिए भी एग्री करके आपने कोई गुड्स परचेज किया है या कोई सर्विस परचेज की है तो उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो इंक्लूड करता है कि यदि मैंने परचेज किया है, मैं परचेजर हूं और मेरी कंसेंट से कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज कर रहा है तो उसकी भी कंप्लेंट हो सकती है। एक इसमें आता है कि कॉमर्शियल जो है, जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम परचेज करते हैं वो इसमें एग्जेम्पशन में आता है। लेकिन यदि हमको अपना जीवोपार्जन चलाने के लिए
हम ये कहते हैं, मान लीजिए हमने एक गाड़ी खरीदी टैक्सी के लिए, तो टैक्सी तो कमर्शियल एक्टिविटी है। तो जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो तो मैं अपने 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 जीवोपार्जन के लिए मैंने लिया है। तो जब जीवोपार्जन के लिए लिया है तो उसकी जो है वो भी आपका कंप्लेंट में आता है। उसको आप ये कह के पीछा नहीं, कंपनी नहीं पीछा छुड़ा सकती कि साहब ये तो आपने कमर्शियल पर्पस के ये कर रहे हैं। अब मान लीजिए बेकरी बनाने की आपने मशीन खरीदी है और वो मशीन तो आप अपने जीवोपार्जन के लिए यूज कर रहे हैं, वो कहेंगे साहब इससे आप कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। जब कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे तो ये तो कंज्यूमर में नहीं आता है। तो उसमें उन्होंने एग्जेम्पशन दिया, उन्होंने स्पेशली वर्ड यूज किया है कि यदि आप अपने जीवोपार्जन के लिए वो वस्तु यूज करते हैं, वो सर्विस यूज करते हैं, तो उसकी भी आपको उस केस में भी आप जो है ना कंज्यूमर कहलाएंगे। अच्छा, सर्विस जो आप हायर करते हैं, किसी तरह की जो आप सर्विस हायर करते हैं अगेंस्ट कंसिडरेशन, आप ये नहीं कर सकते मैंने फ्री में सर्विस ले ली और आप मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दें, ऐसा नहीं है। हम जो सर्विस ले रहे हैं, हम उसका सर्विस के अगेंस्ट हमारा कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, देन हो सकता है। अच्छा, इसमें एक बात आती है, जैसे ये आपके एमेजॉन है, फलाना है, ढिमका है, ये जो ऑनलाइन आपको सेल करते हैं, आप ऑनलाइन परचेज करते हैं। यदि ऑनलाइन में भी आपको कोई गुड्स खरीदते हैं, ऑनलाइन में भी आप सर्विस लेते हैं, तो उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, वो भी इस एक्ट में कवर होता है। अक्सर ये होता है, लोग ये भ्रांति रहती है कि साहब हमने तो ऑनलाइन लिया है, ऑनलाइन पर ये कंप्लेंट हमारी नहीं जा सकती। उसमें उन्होंने ऑनलाइन को भी जो है कवर कर रखा है उन्होंने। जो आप कहते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड से लेते हैं, टेली शॉपिंग से लेते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, राइट्स जो है इसमें राइट्स उन्होंने बहुत काफी डिफाइन किए हैं। उसमें राइट्स में उन्होंने ये कहा है कि यदि कोई हैजर्डस गुड्स है, हैजर्डस सर्विस है, और वो आपने बिना बताए किसी कंज्यूमर को सेल करी है, तो वो कर सकते हैं। क्वालिटी जो ट्रेडर्स ने या मैन्युफैक्चरर ने ये प्रॉमिस किया था कि साहब इसकी क्वालिटी ये रहेगी, उसी क्वालिटी में डेफिशिएंसी है, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका गुड्स जो है ना, जो परचेज प्राइस, जो उनका सेल प्राइस है, उससे ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो वो भी आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। वो भी जो 2019 का जो एक्ट है उसमें कवर होता है। इसमें डिफेक्ट्स भी आता है, इसमें डेफिशिएंसी भी आता है, इसमें डिजाइन तक आता है। मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी है जो ऐसे अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए है या अपने जीवोपार्जन के लिए खरीदी है, जिससे अपनी जो है ना अपनी रोटी रोजी चलाना चाहते हैं, उसके साथ जो उन्होंने डिजाइन दिया है, यदि वो डिजाइन डिफेक्टिव है तो उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वो भी इसमें होता है। एक होता है कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, आजकल बड़ा कंसेप्ट है। हमने जूते मंगा लिए, हमने फलानी चीज मंगा ली, हमने बहुत सारी चीजें हम जो है ना वो डायरेक्ट उस पर मंगा लेते हैं, वो भी इसमें कवर होता है। अक्सर ये भ्रांति रहती है साहब वो कवर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, वो भी इसमें कवर होता है। अच्छा, गुड्स जो है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉर्मली जो गुड्स होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है नॉर्मली, लेकिन जो फूड की जो डेफिनेशन है, जो फूड डिफाइन किया हुआ है फूड सेफ्टी एक्ट में, वो भी आपके कंज्यूमर में आता है। उसमें जो फूड की डेफिनेशन में जो चीजें हैं वो सारी कवर होती हैं, उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको इंडियन एयरलाइंस है, जो भी जितनी भी एयरलाइंस हैं, वही दिन की नेग्लिजेंस सर्विस है, उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी करीब 20 या हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आवाज आ रही है, आ रही है जी, आ रही है। एक आप लोगों को ध्यान होगा कि अभी एक जैनी थे, उनको नॉनवेज सर्व हो गया था, तो उन्होंने वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में गए थे, उनको रिलीफ मिला था कि भाई जब व्यक्ति ने आपको स्पेशली लिखा था कि वो वेज है, जैनी वेज है, उसको आप नॉनवेज सर्व करते हैं, तो आप उसको जो है ना ये नहीं कह के पीछे छुड़ा सकते गलती से सर्व हो गया।
आपकी आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए उनको कंपनसेशन आपको देना होगा। जो आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देते हैं अक्सर जो है ना, जो जब ये जो मार्केटिंग वाले हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो भी इसमें गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। यदि आपने फॉल्स डिस्क्रिप्शन दिया है, फॉल्स गारंटी दी है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो ये सब इसमें कवर होते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि कौन कौन कंज्यूमर हो सकता है इसमें। एक हो सकता है इंडिविजुअल, दूसरा हो सकता है फर्म। यदि आपने को फर्म बना रखी है तो आपकी फर्म भी हो सकती है, बशर्ते है कि आपका अपने पर्पस के लिए हो या आपने जीवोपार्जन के लिए हुआ, तो आपकी फर्म भी इसमें कंप्लेन कर सकती है। आपने यदि कोई एचयूएफ बना रखी है, एचयूएफ में कोई चीज आपने परचेज की है, वो भी उसमें कवर होती है। इसमें ये कहा है कि यदि आपने जो है ना कंज्यूमर की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रखी हैं, तो कलेक्टिव बेसिस पे आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बिहेव पे भी क्या क्या अपना जो है ना कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी कर सकते हैं, यदि कुछ लोग इकट्ठे हुए एक साथ जाना चाहें तो वो भी इसमें जा सकते हैं। एनी आर्टिफिशियल जुरिडिस्टिक पर्सन, इसमें एनी आर्टिफिशियल जुरिडिस्टिक पर्सन से जो मंशा है लॉ का वो ये है कि आपने जैसे एचयूएफ है वो तो आर्टिफिशियल जुरिडिस्टिक पर्सन है, जैसे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी आपका आर्टिफिशियल जुरिडिस्टिक पर्सन है। ये सब सारे कवर होते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि सेम टाइप का गुड्स है और 10-20 लोग हैं, आप अपनी कोई क्या नाम एसोसिएशन पर्सन मिला के तब भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। इसमें 50 लाख तक का अब इन्होंने क्या ना स्टेट कंज्यूमर कर दिया है। 1 करोड़ अनाबाव का वहां का इसमें स्टेट कंज्यूमर में आप डायरेक्ट जा सकते हैं, और आगे का अमाउंट में आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। ये अलग अलग डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं, लेकिन यदि यदि आपकी वैल्यू कम है तो आपको भी या तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में लाइक करेगा, या आपका स्टेट कंज्यूमर फोरम करेगा, या नेशनल कंज्यूमर फोरम में लाइक करेगा, उसमें आप जा सकते हैं। इसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्मली जो कंप्लेंट होती है वो डिस्ट्रिक्ट में होती है। उसमें डिस्ट्रिक्ट में जो कंप्लेंट है उसमें बार बार ये बात आती है कि जो दूसरी पार्टी है वो जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहती है, तो उस केस में आप जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं उसमें कंज्यूमर कंप्लेंट आप डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। इसमें बड़ा क्लियर है कि आपने यदि यदि मान लीजिए आप गाजियाबाद के रहने वाले हैं, गाजियाबाद में आपने एसी परचेज किया है, तो नेचुरली गाजियाबाद में आपको एसी की डिलीवरी हुई होगी, और कंपनी मान लीजिए वो बॉम्बे की है, या उसका जो ऑफिस है वो दिल्ली में है, तो उस बेसिस पे वो पीछा नहीं छुड़ा सकते कि वो ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये कंप्लेंट यहाँ नहीं लाइक करेगी। इसमें तो अब जो नया प्रोविजन आया उसमें यहाँ तक आ गया है हिंदी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस फोरम है, उनको राइट्स वाइस वर्सा ऑल्सो, और ऐसे नेशनल कंज्यूमर फोरम को भी पावर दिया है उन्होंने कि नेशनल कंज्यूमर फोरम जो है एक स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी स्टेट या दूसरी डिस्ट्रिक्ट में वो आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, वो कंप्लेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय कि इस जो नया एक्ट है इसमें बार बार ये कोशिश की है कि कंज्यूमर प्रधान है, कंज्यूमर जो चाह रहा है उसको हम लोगों को देना चाहिए, उसके प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। और जैसा जैसा हम लोग जो ना शुरुआत हमने क्वेश्चन आंसर के जवाब में बताया था, अभी भी फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन दोबारा मैं कह देता हूँ कि नॉर्मली जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, कंप्लेंट आप टाइप करके देंगे तो बेहतर होगा। जब आप कंप्लेंट दाखिल करने जाते हैं तो उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स आपके कलेक्टेड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप बाय वे ऑफ एफिडेविट सपोर्ट करके कंप्लेंट के साथ ही दाखिल कर दीजिए, वो आपके हित में होता है, उसमें आपका समय बच जाता है। तो सारा पूरा सेट जो है, जब वो डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम हो, चाहे वो स्टेट कंज्यूमर फोरम हो, चाहे वो नेशनल कंज्यूमर फोरम हो,
दूसरी साइड को जब वो नोटिस भेजेंगे तो नोटिस के साथ सारे डॉक्यूमेंट जिससे भेजे जा सके। और नोटिस आता, अब तो इन्होंने लेटेस्ट ये कर दिया कि नोटिस तो 4-5 मोड कर दिए उन्होंने। रजिस्टर्ड एडी जा सकता है, आपका कोरियर के थ्रू जा सकता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जा सकता है, किसी भी मोड से आप उसको जो नोटिस चला जाता है। उनको मैक्सिमम जो समय दिया गया है वो 30 दिन का समय दिया गया है। 30 दिन तक वो अपना जवाब दाखिल करें। और जवाब के साथ साथ जो उनका एफिडेविट दाखिल, इसी कोशिश ये होनी चाहिए। लॉ ये प्रावधान कहता है, उन्होंने 90 डेज का जो समय दिया है कि 90 डेज में इस तरह के मुकदमों का तय होना चाहिए। इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं या मेंबर्स हैं, या स्टेट कंज्यूमर फोरम है या नेशनल कंज्यूमर फोरम है, वो अपना निर्णय लिखते समय कुछ त्रुटि कर सकते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन दी गई हैं। आप वहां पे रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आप अपने को जो है ना उनके ऑर्डर को रिव्यू कराने की आप बात कर सकते हैं। और यदि वो इस जो अथॉरिटीज कंसर्न है उनको ही लगता है कि उन्होंने जो अपना निर्णय दे दिया है, उस निर्णय को देने के बाद उसमें कुछ कमी रह गई है, तो वो सो मोटो भी अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू बोथ द पार्टीज। और यदि रिव्यू होता है और रिव्यू में जो समय लगता है वो आपका अपील में उतना समय कम हो जाता है। नॉर्मली जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर के जो आदेश है उसके अगेंस्ट स्टेट कंज्यूमर फोरम में 45 डेज में जाती है। और स्टेट कंज्यूमर फोरम के जो आदेश है उनको भी रिव्यू की पावर दी गई है। उनके ऑर्डर के अगेंस्ट, उनके निर्णय के अगेंस्ट इस नेशनल कंज्यूमर फोरम जाती है और नेशनल कंज्यूमर फोरम को भी रिव्यू को पावर दी गई है। और जो नेशनल कंज्यूमर फोरम है उसके यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अगेंस्ट 30 दिन दिए गए हैं कि उस जजमेंट के अगेंस्ट जो नेशनल कंज्यूमर फोरम का है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन उसमें जो कानून है उसमें एक राइडर लगाया गया है कि जो आप पे पेनल्टी लगाई गई है, जो आप पे कंपनसेशन आप पे लगाया गया है, जो टोटल कॉस्ट है, वो कॉस्ट का जब तक आप 50% नहीं जमा करेंगे तब तक आपकी अपील नहीं सुनी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा क्लियर कट केस है। जैसे आपका जब कोई क्रिमिनल केस होता है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली जो रिटन कोर्ट ये है कि जब तक व्यक्ति जो है जो सजा याफ्ता है हाई कोर्ट से, जिसको सजा हो चुकी है, जब तक वो कोर्ट में जाकर सरेंडर नहीं करते, उसमें अपना सरेंडर नहीं करके आप सरेंडर का सेंटेंस तो रेयर्स केस में वो उसको एग्जम्पशन देते हैं, नॉर्मली वो नहीं देते हैं। यहाँ भी यही प्रोविजन किया गया है कि जब नेशनल कंज्यूमर फोरम के निर्णय के अगेंस्ट आ रहे हैं तो आपको 50% कॉस्ट जमा करानी पड़ेगी। यदि आप उसका जो है ना, यदि डिफेक्टिव गुड्स है तो आपको वापस करना चाहिए। आप अपना राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए आप उसको चेंज कर दीजिए। कहने का मतलब अभिप्राय ये है कि इस जो नया एक्ट है 2019 का, उसमें उन्होंने ये कोशिश की है कि हर सूरत में जो कंज्यूमर की जो एक धारणा बन गई, आपको ध्यान होगा कि 1986 का जो एक्ट था 1986 का फेस गया कि लोग जितना सिविल कोर्ट में लगा था यहाँ भी उतना लगा, यहाँ भी 6-6 महीने साल भर की डेट लगने लगी थी क्योंकि उसमें टाइम प्रोवाइड नहीं था। अब जो है जो ये 2019 का जो एक्ट आया है इसमें उन्होंने टाइम प्रोवाइड कर दिया है। जब टाइम प्रोवाइड कर दिया है तो उसमें यहाँ तक तो उसमें तो उनको नॉर्मली ये उम्मीद की जाती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम हो, चाहे वो स्टेट कंज्यूमर फोरम हो, चाहे वो नेशनल कंज्यूमर फोरम हो, जो कानून में टाइम निर्धारित हुआ है उस टाइम में वो अपना फैसला दे दें। हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं ओवरऑल व्यू डिस्कस कर रहे हैं। और यदि क्या नाम में आगे साथी चाहेंगे कि हम लोग डिटेल में जाना है तो हम लोग डिटेल में भी जाएंगे। हमारा उद्देश्य मोटा जो पब्लिक एडवाइजर को जागरूक करना,
जब हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो हमारी मदद के लिए कौन आएगा। तो जागरूक होने के लिए जरूरत है कि हमको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। हमको अपने राइट्स को, यदि कोई हम वस्तु खरीदते हैं, यदि हम कोई सर्विस लेते हैं, तो हमको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। और यदि हमको अपने 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 राइट्स का पता है तो लोग हमारा बेवकूफ नहीं बनाएंगे, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो, कि वो हमको धोखाधड़ी करके हमको चीजें बेचे। और ये जो फूड का इन्होंने डाला है तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने फूड को भी इंक्लूड कर दिया। जो जो इंडियन फूड सेफ्टी एक्ट में जो फूड की डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन में फूड में जो जो चीजें शामिल हैं उन्होंने इसमें, जो ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसमें सबको कवर कर लिया है। तो वो भी जो फूड है वो भी आपका इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। यही कारण है कि जब वो आपका हुआ था, ये जो मैंने आपको इंडियन रिलायंस का केस बताया, उस इंडियन रिलायंस के केस में यही हुआ था कि उनको जो है ना नॉनवेज सप्लाई कर दिया गया था, उसके पे उन्होंने कंपनसेशन भी अवार्ड किया था उनको। बाकी चीजें भी दी गई थी कि ये आपका जो है ना, ये आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है, इसलिए आपको ये भरपाई करनी पड़ेगी। तो बेसिक बात ये है कि हम डिफरेंट तरह की जो चीजें करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम आते हैं। हमको जागरूक होना चाहिए। जैसे पहले बोला कि जागो जागो, तो हम जब तक जागेंगे नहीं तो हमारी कोई मदद करने नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमको अपने राइट्स के लिए जानना चाहिए। हमको यदि अपने राइट्स को नहीं हम जागेंगे तो हमको समस्या आती रहेंगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 आया है, इसमें काफी जो पुरानी खामियां थी उनको खत्म किया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से जो टाइम शेड्यूल दिया गया उस टाइम में फैसला होना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि इस तरह से अब काफी ये प्रोएक्टिव हो गया है। ऐसा आशा की जाती है कि हम लोग सभी जो है मिलकर काम करेंगे तो हमको 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 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मातहत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से, स्टेट कंज्यूमर फोरम से, नेशनल कंज्यूमर से हमको न्याय मिलेगा। अक्सर ये होता है कि साहब सिविल कोर्ट हम क्यों नहीं जाना चाहते थे। सिविल कोर्ट हम इसलिए जाना नहीं चाहते थे कि वहां पे साहब दादाजी ने जब वो पैरवी के लिए जा रहा है तो एक फ्रस्ट्रेशन होता था कि साहब हमारा तो निर्णय नहीं हो पाता है। तो अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके मातहत हमको कार्य करना चाहिए। हमको अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए। उसमें जो डिफेक्टिव गुड्स है तो उसके बारे में हमको कार्रवाई करनी चाहिए। कोई डिफेक्टिव सर्विसेज तो उसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। हमको किसी भी मोड से हमने परचेज किया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने राइट्स के बारे में जागरूक ना हो। हमको अपने राइट्स के बारे में जागरूक होना चाहिए। आपको पता होगा कि पहले जो है ना, जब ये 1986 एक्ट आया था तो डॉक्टर्स उसमें कवर नहीं थे। उस टाइम जो है ये जुडिशियल ऑर्डर से डॉक्टर्स को कवर किया, डॉक्टर की नेग्लिजेंस को कवर किया। अब तो ये भी बात उठ रही है, हो सकता है आने वाले समय में ये भी हो जाए कि जो वकील की नेग्लिजेंस है उसको भी वो कवर कर ले। आज की डेट पे किसी जुडिशियल ऑर्डर से या अदरवाइज वकील अभी इसके प्रयोग में नहीं आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जरूर आते हैं, उनकी नेग्लिजेंस जरूर आती है। क्योंकि वकील के बारे में ये कहा जाता है, वकील तो आपके माउथ पीस है। जो आप कहते हैं उसको लीगल खाका देख के वकील आपका केस प्रेजेंट करता है। इसलिए वकील अभी तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये नहीं आया है। वकील की हालांकि लगातार ये डिमांड होती जा रही है कि वकील को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लाना चाहिए। ये तो एक विवाद का विषय है या एक निर्णय का विषय है। लेकिन गुड्स आते हैं, सर्विस आती हैं, बेसिकली गुड एंड सर्विस आती हैं। और ये दोनों चीज को हमने लोग डिटेल में डिस्कस किया। और अब वो बात भी खत्म कर दिया कि कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इसका इतना वाइड स्कोप उन्होंने दे दिया है कि उसमें प्रैक्टिकली
कोई इस तरह का नहीं छोड़ा है। जब वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को तक कवर कर लिया है कि वो भी चाहे तो कंप्लेंट कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी क्रांति है कहना चाहिए, बहुत बड़ा ये मानना चाहिए कि जो मेरा मानव के जो अधिकार हैं उसको जानने के लिए ऐसा ऐसा किया जा रहा है। और 2019 का जो एक्ट है वो उसी मातहत में एक अच्छा कदम है, उसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए। अभी मैंने आज जो जनरल रिव्यू रखा है, अब मैं चाहूँगा कि अपनी वाणी को विराम दूं कि कुछ साथियों के अब मेरे कहने के बाद, मेरे अपने वक्तव्य के बाद लोगों के अपने अपने कुछ सवाल और रहे होंगे, तो मैं चाहूँगा कि अरविंद जी जो और भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल के लिए टाइम दिया तो ज़्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कि हम आगे मैं अपना वक्तव्य जारी रखूं, क्योंकि वक्तव्य तो कभी तक रखा जाता है, जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार हम लोग कर लेंगे। इसमें 107 धाराएं हैं। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इसमें टोटल 107 धाराएं हैं। हम धारावादी भी चलने का तब भी हम क्या नाम है कई एपिसोड कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं है हमारा। हम यहाँ पे भाषण देने के लिए नहीं है, हम ये इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, जो अरविंद जी ने ये प्रोग्राम चला रहे हैं कि जो आम व्यक्ति है वो आम व्यक्ति की क्या परेशानी है उसको हम कैसे हम लोग उससे मदद कर सकें, उस उद्देश्य से हम लोग ये वक्तव्य रखते हैं। और उसी उद्देश्य से हम चाहते हैं कि ज्यादातर हम लोग कम बोलें और हम जो जिनकी समस्या है उनको सुन के उनका समाधान देने की कोशिश करें। यही मेरा निवेदन है। अब मैं चाहूंगा अरविंद जी से चाहे लोगों को अनम्यूट कर दीजिए, चाहे आप सवाल अलग अलग पूछना शुरू कर दीजिए। अरविंद जी। धन्यवाद आदरणीय केसी कौशिक साहब। मैंने पहले ही काफी लोगों को सबको अनम्यूट कर रखा है, और इस संबंध में जिस किसी कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न बनता हो तो आदरणीय केसी कौशिक साहब से पूछ सकते हैं। अब मैंने सभी लोगों को अनम्यूट करके पहले से ही है और अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कौशिक साहब का नाम इस वक्त जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है या 2019 हो गया है? नोमेनक्लेचर क्या है इसका? सर ये 1986 का जो एक्ट है वो रिपील हो गया है। अब जो है अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जब आ गया था तो 1986 को एक्ट को रिपील कर दिया गया है। उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग चल रही थी वो इसमें कंटिन्यू कर दी गई है, लेकिन वो एक्ट अब ऑपरेशन में नहीं है। अब चूंकि वो एक्ट रिपील हो चुका है तो अब 2019 का ही एक्ट प्रिवेल करेगा इस टाइम। ओके। दूसरा ये है प्रोफेसर, आपने कहा है कौशिक साहब कि रेरा में भी कोई चला गया है, उसके बाद यहाँ भी आ सकता है। अगर दोनों के जजमेंट में कंट्राडिक्शन आती है, मानो कंट्राडिक्टरी है दोनों के जजमेंट्स, तो कौन सा टेनेबल है फिर? देखिए नॉर्मली तो क्या होता है कि आप रेरा में जाएंगे तो आप डिफरेंट रिलीफ के लिए जाएंगे, यहाँ आएंगे तो डिफरेंट रिलीफ के यहाँ आएंगे। पहले तो हमको ये समझना चाहिए। यदि क्या नाम है, नॉर्मली जो आप जाएंगे तो इतना आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इतना तो एज ए ह्यूमन नेचर होने के कारण तो आप एक ही सेम रिलीफ दोनों जगह नहीं मांगेंगे। रेरा के जो प्रोविजन है डिफरेंट प्रोविजन है, यहाँ के प्रोविजन डिफरेंट है, तो ओवरलैपिंग होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है जी। अगर पहले ऐसा हो जाता है मतलब कंट्राडिक्टरी है तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। नहीं, समस्या कोई खड़ी नहीं होगी। जो कंज्यूमर के फेवर का है वो प्रिवेल करेगा। धन्यवाद कौशिक साहब, आपने एक ऐसा विषय लिया है जो एकेडमिशियंस के लिए इम्पोर्टेंट है ही है। बाकी हम लोग जो एज कंज्यूमर डील करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर व्यक्ति कंज्यूमर तो है ही है, बेशक बच्चों के लिए खरीदे या अपने खरीदे या बड़ों के लिए खरीद के जाए, बुजुर्गों के लिए खरीद कर ले लाए, और वो हर शक्ल में HF की शक्ल में भी है, कब सोसाइटी की शक्ल में भी है, AOP की शक्ल में भी है, इंडिविजुअल भी है। जो भी व्यक्ति इस तरह से जाता है और खरीदता है वो खरीदार तो क्या, तो खरीदार होने के नाते वो कस्टमर भी है, कंज्यूमर भी है। समटाइम्स ही में भी कस्टमर, ही में नॉट बी द कंज्यूमर। दोनों हालात में उसके पास पावर है कि वो अपने अगेंस्ट अगर उसका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है नेगेटिव तो वो कंप्लेंट कर सकता है। और आपने कई ऐसी बातें बताई हैं, खास करके आपने क्वेश्चंस को लेकर के आगे डील किया है, जो कि एकेडमिकल जो आप कभी भी डील कर सकते हैं, किसी प्रोविजन को भी लेके, जैसे आपने कहा है उस पर भी पूरा लेक्चर हो सकता है, पर वो उद्देश्य नहीं था। लेकिन जिस तरह से आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के उसको डील किया है और समस्याओं का समाधान किया है, वो अपने आप में एक पॉजिटिव अप्रोच है और बेशक अप्रिशिएटिव इस ढंग से है कि इसमें इंटरेस्ट हमारा बनता रहता है।
तो आपने इस विषय को लेकर के पहले भी आपने बहुत कुछ हमें समझाया है, खास करके विल के बारे में। और ये जो विषय आप लिया है ये भी बहुत कॉमन इंटरेस्ट का विषय है और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और आपने ये किया है और आगे इससे कंटिन्यू करते रहेंगे, हमें समझाते रहेंगे, एनलाइटन करेंगे इस विषय में। आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के कल्ला साहब, धन्यवाद आदरणीय केसी कौशिक साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती। जिंदगी में सफलता कभी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए आप अपनी कोशिश तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।